पल्लवी जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि आपने ऐसा क्या बना दिया है कि हर जगह हंगामा हो रहा है इसे लेके? मुझे भी नहीं पता। हंगामा तो मतलब लोग ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं हमने कौन सी पोल खोल दी हो किसी की। मैं जी। समझती हूँ कि पहले फिल्म देखें, जाने कि हमने किया क्या है, उसके बाद जो कहना है कहें। बिना फिल्म को देखे ये ढिढोरा पीटना मुझे नहीं समझ में आता। जी। हम आपका जो ट्रेलर में आपकी हल्की सी झलक मिली है, तो अपने किरदार के बारे में बताइए कि किस तरह का किरदार है और क्या घटनाएं हैं फिल्म में? मेरा किरदार इसमें ज़रा बहुत डिफ़िकल्ट था इस बार, क्योंकि जहाँ सारी चीज़ें रियलिटी पे बेस्ड हैं, सिर्फ मेरा एक किरदार जो है वो काल्पनिक है। मतलब ये 2 पार्ट्स में है, एक यंग एज का पार्ट है और एक ओल्ड एज का पार्ट है। तो जो यंग एज का पार्ट है वो रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि वो 3-4 अलग महिलाएं हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। उन तीनों चारों को मिक्स करके एक कैरेक्टर बना हुआ है। तो उसके लिए जैसे कि रियलिटी सिनेमा में होता है, जैसे कश्मीर फाइल्स में भी हमने किया था, ताशकंद में किया था, जो रियल कैरेक्टर्स हैं तो उनके ऊपर आपको रिसर्च मिल जाती है, आपके लिए पढ़ने का कुछ मटेरियल होता है, कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं आपको। लेकिन चूंकि ये ओल्ड एज का जो कैरेक्टर है, चूंकि ये काल्पनिक है, इसके ऊपर कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो दिस हैड टू कम कम्प्लीटली आउट ऑफ इमेजिनेशन। एंड जब बाकी सारा कुछ रियल चल रहा है आपके इर्द गिर्द, सारे पात्र आपके इर्द गिर्द रियल हों, उसमें एक काल्पनिक कैरेक्टर को जीना और उसको रियलिटी में उतारना एक अपने आप में बहुत मैं समझती हूँ कि चैलेंजिंग चीज़ होती है। और दूसरा ये था कि वो उस महिला की उम्र, तो वो बहुत ही वृद्ध महिला है। विवेक ने तो मुझे कहा था तुम्हें 100 साल की दिखना है। मैंने कहा मैं कैसे दिख सकती हूँ 100 साल की, भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने बहुत सारी प्रोस्थेटिक मेकअप भी ट्राई किया, लेकिन जिस तरह की माँ भारती दिखनी चाहिए, मैं समझती हूँ कि जैसे हमारे सबके घरों में हमारी एक दादी रही है, जो बहुत हमें प्यार देती है, दुलार देती है। कभी हम अपने माँ बाप से चिढ़ जाए किसी बात पे बचपन में, तो हम उन्हीं के पास चले जाते हैं शिकायत लगाने। वो बहुत प्यार से हमें समझाती है, खूब चुम्मियाँ लेती है आपकी, और फिर आपको ये भी समझाती है कि किस तरह आपके माँ और पिताजी जो हैं वो गलत नहीं थे। तो वो जो एक दादी की छवि है वो दिखनी चाहिए माँ भारती के अंदर। तो जैसे ही हम लोग प्रोस्थेटिक स्लैप करे चेहरे पे, वो शक्ल थोड़ी सी डरावनी लग रही थी, थोड़ी हार्ड लग रही थी। तो मैंने कहा ये माँ भारती अगर दिखी नहीं भारती जैसी, तो तब तो मैंने कहा कितना भी कोई अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, वो तो लॉस्ट कॉज ही हो जाएगा। तो उस वक्त पे हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रोस्थेटिक यूज नहीं करेंगे। अब बिना प्रोस्थेटिक के किसी को भी आप ठीक है 10-12 वर्ष तक आप खींच के ले जा सकते हैं मेकअप से, लेकिन उसके आगे कैसे जाएं? तो ये बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ थी हमारे लिए, लेकिन हमने जैसे तैसे मैनेज किया है। इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि मुझे इस तरह से मत देखो कि ये 100 वर्ष की महिला है, लेकिन जितनी वृद्ध मैं लग सकती थी उतना मैंने कोशिश की है इस फिल्म में। जी। तो हमें इस फिल्म में किस कालखंड की कहानी देखने को मिलेगी? और जो आप बता रहे हैं कि आपका किरदार जवान से लेके एक बुजुर्ग महिला तक का है, तो क्या है ये? क्या कालखंड की कहानी है? ये हमें बताएं। तो ये हमारे बेसिकली पार्टीशन की स्टोरी है कि किस तरह से 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का एक कॉल दिया था। तो वहाँ से ये हमारी कहानी शुरू होती है। हम उस वक्त का पूरा भारत का विभाजन देखते हैं, और फिर अभी प्रेजेंट डे में हम आते हैं, और प्रेजेंट डे में एक हमारी स्टोरी चलती है जिसमें माँ भारती हैं और वो पिछली बातें बता रही है। तो उसमें हम लोग फ्लैशबैक में जाके चीज़ें देखते हैं। और जैसे हमारी हमेशा जैसे हमारी फिल्में होती है, विवेक जिस तरह से लिखते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट को जक्सटापोज करके वो चलते हैं, तो एक कहानी अभी प्रेजेंट में चल रही है और एक पास्ट की कहानी चल रही है। जी। जब भी आपकी फ़िल्में आती हैं तो इतना मतलब इतना हंगामा मच जाता है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, अब ये दिल्ली फाइल्स, बंगाल फाइल्स बनी, तो क्या वजह रहती है कि सोच समझ के करते हैं ऐसा काम, या क्या सच दिखाना होता है? ये सब क्या रहता है इसके पीछे वजह? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से अगर बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक चीज़ें हमें
नहीं बताई गई हैं, जो मैं पहले समझती थी कि कुछ एक चीज़ें होंगी जो हमें नहीं बताई गई, लेकिन जितना हमने ज़्यादा हम रिसर्च करते गए, हमें पता चला कि शायद बहुत ही कम चीज़ें हैं जो हमें पता है। 80-85% हिस्ट्री हमारी और मे बी मोर हमें पता ही नहीं है। और चलिए, हम तो ऐसी जनरेशन है कि हमारे माँ बाप ने कॉलोनियल समय देखा है, क्योंकि उस वक्त की उनकी पैदाइश है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो पहली जनरेशन ऐसी है कि जिनका कॉलोनियल टाइम से, प्री इंडिपेंडेंट टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से जो एक नए भारत की नई जनरेशन है, उन्हें ये चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी कभी। और अगर आपको अपने पास्ट के बारे में ही पता नहीं है तो आप अपना फ्यूचर कैसे तय कर सकते हैं? तो एक सिविलाइजेशनल लेवल पे हमें लगा कि कुछ एक चीज़ें जो हमारे साथ घटित हुई हैं, सारी तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ एक चीज़ें तो हम लोगों के सामने ला ही सकते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके पूर्वजों के साथ, आपके देश के साथ हमने क्या सहा है, कितना भुगता है हम सब ने। तो वो अगर ज़ख्म हमारे ज़हन में रहें, तो आगे जाके जो तब हमने गलतियाँ की थी, वो कम से कम हम रिपीट तो नहीं करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक सिविलाइजेशनल लेवल पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह से सारी सिविलाइजेशंस खत्म भी होती गई। कि जो आपका एक जनरेशनल ट्रॉमा है, जो सबने जब छुपाया और जब अगली जनरेशन को पता ही नहीं चला, तो फॉर देम टू गिव अप देयर सिविलाइजेशन बिकेम वेरी इजी। तो जहाँ जहाँ पे आक्रमण हुए हैं, कहीं क्रिश्चियनिटी फैली है, कहीं इस्लाम फैला है, तो वहाँ पे सिविलाइजेशन सारे के सारे खत्म हो गए और ऑन मास उन सारे देशों ने या तो क्रिश्चियनिटी या तो इस्लाम एक्सेप्ट किया है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो हमारी 1200 साल की गुलामी है, उसके बावजूद हमें अपना सिविलाइजेशन हमने बचा के रखा है। तो कुछ तो है हमारे अंदर कि जो हमें ड्राइव करता है आगे। और हमें अगर सत्य का पता चल जाए तो और कई हजार वर्षों तक हम इस सिविलाइजेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सोचा कि हमारे देश के ऊपर हमें फिल्में बनानी चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर हमें फिल्म बनानी चाहिए। और बहुत हमारे ऊपर आजकल क्या कहते हैं, दबाव है एक तरह से कि हमें अमेरिका जैसा बनना है, हमें विकसित देश हम हैं, और हमें हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सारे सॉल्व हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। हम अपने आप को कंपेयर तो करते हैं ऐसे देशों के साथ जिनको कई 100 साल हो गए हैं उनकी फ्रीडम को। हमें तो सिर्फ 78 साल हुए हैं। इंडिया इज स्टिल अ वेरी यंग कंट्री। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से अभी सॉल्व भी नहीं हुई हैं। तो इसी में अगर हमें पता हो कि भाई हमारे साथ 70 साल पहले, 80 साल पहले हमारे साथ ये हुआ है, तो हमें इसमें से बाहर आने का मौका तो दीजिए, हमें हील होने का मौका तो दीजिए। तो ये हम अपने आप को भी बताएं, हम दुनिया को भी बता सकें, ताकि दुनिया भी हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक उस नज़र से देखे कि हाँ, इन्होंने सहा है, तो इनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस हमें देने की ज़रूरत है। इनके सर पे नहीं बैठ सकते हम कि चलो आ जाओ और यू बिकम वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, और तुम्हारे यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये गलत है, हमेशा फॉल्ट लाइन्स दिखाते रहते हैं। तो उभरने का मौका हमें मिलना चाहिए। तो ये सोच के हमने ये फिल्मों की जर्नी शुरू की। मतलब एक बात करते रहे तो बहुत लंबी बात जाएगी। अभी दिल्ली फाइल्स का नाम बंगाल फाइल्स हो गया, इसको लेके कई तरह की बातें मीडिया में आए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वजह थी, दिल्ली फाइल्स बंगाल फाइल्स की? देखिए, हुआ क्या कि हमने 5 साल से हम इसका रिसर्च कर रहे हैं और हमारे पास कुछ 18,000 पेजेस इसके समरी के हैं। तो जब इतना सारा रिसर्च हो जाता है तो ऑब्वियसली वो उसको एक फिल्म में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये सोच के दिल्ली फाइल्स नाम रखा था कि हम शायद इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहले पार्ट का नाम हमने रखा था दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर, और दूसरे पार्ट का नाम दिल्ली फाइल्स, जो भी दूसरा पार्ट हमारा बनेगा। लेकिन जहाँ जैसी हमने स्क्रिप्ट की प्रोसेस शुरू की, हमें ऐसा लगता गया कि नहीं, ये इसमें थोड़ा और होना चाहिए, इसमें थोड़ा और होना चाहिए, कहानी बन नहीं रही है। करते करते ये बंगाल चैप्टर जो है वो इतना
पूरा एक बंगाल की ही फिल्म बन गई पूरी की पूरी, कि फिर उसको दिल्ली फाइल्स कहना थोड़ा सा गलत हो रहा था, क्योंकि फिर लोगों को लग रहा था कि हो सकता है हम शायद सिख राइट्स के ऊपर या अभी जो शाहीन बाग के जो राइट्स हुए थे दिल्ली के, उसके ऊपर शायद हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली फाइल्स नाम है उसका। तो दिल्ली फाइल्स इस टाइटल के नीचे बंगाल चैप्टर जो था वो लोग मिस कर रहे थे, तो इसलिए देन वी डिसाइडेड कि ऐसे दिशाहीन होने से अच्छा है कि हम लोगों को बताए कि हम एक्चुअली क्या बना रहे हैं। तो इसलिए वो वर्किंग टाइटल था उसका, तो हमने उसका नाम फिर बंगाल फाइल्स ही रख दिया। अभी शाश्वत कह रहे हैं कि मुझे तो उस समय दिल्ली फाइल्स में काम किया, अभी इसका नाम बंगाल फाइल्स हो गया, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर ये लिखा गया जी है। उन्होंने एक बंगाली आदमी की भूमिका की है, उन्होंने बंगाली में लाइनें बोली हैं उसमें, उन्होंने एक जी बंगाली विलन का रोल प्ले किया है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? जी। मतलब आप तो आप 4 साल के बच्चे तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि डायरेक्टर क्या बना रहे हैं। हमने ये भी सुना कि आपको कहता है कि थ्रेटन्स, कई तरह की धमकियां हुई जब आप शूटिंग कर रहे थे और फिल्म के अभी कुछ समय पहले भी, तो किस तरह का था ये सब चीजें, क्या था वो सब? मैं बताऊँ, इसके ऊपर कुछ बात करने का कुछ तुक है नहीं, क्योंकि आप जितना इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, उतना ये सर उठाती हैं। तो इनको नज़रअंदाज करके इनको पीछे छोड़ना ही अच्छा होता है। एक तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। हम पूरे पॉज़िटिव माइंडसेट से अभी 5 सितंबर की ओर देख रहे हैं। मछली की आँख जैसे हमें सिर्फ़ हमारी रिलीज़ दिख रही है इस वक़्त। तो अच्छाई पे हम लोग कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं। जो हमने प्री रिलीज़ स्क्रीनिंग की अमेरिका में 12 शहरों में, वहाँ से जो हमें इतना अमेज़िंग रिस्पॉन्स मिला है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, रोड़े तो आपके रास्ते में आएँगे ही, लेकिन उस पे आप कॉन्सन्ट्रेट करके आप राह पे चलना तो आप नहीं छोड़ देते। तो आपको तो चलना है आगे, तो पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ चलें। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर दोनों के साथ आपने काम किया इस फिल्म में, तो किस तरह का अनुभव था, किस तरह का उनका जो किरदार है, जैसे गांधी जी का रोल किया है अनुपम खेर जी ने, तो किस तरह का था उनका, ऐसा उनकी ट्यूनिंग कैसी थी, सेट पे कैसे वो लोग थे, उनका व्यवहार कैसा? देखिए, अनुपम जी और मिठुन दा दोनों ने हमारे साथ कई फ़िल्में की हैं, और जी वो हमारे पसंदीदा कलाकारों में से हैं, जी पसंदीदा लोगों में से हैं। इसीलिए हम उन्हें बार-बार रिपीट भी करते हैं, क्योंकि एक तो हमारी बनती बहुत अच्छी है उनके साथ, और दूसरा उनको कोई भी किरदार दें आप, वो इतना बखूबी करते हैं। इनफैक्ट कुछ नया डायमेंशन उसमें वो ऐड ज़रूर करते हैं। तो इसलिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कलाकार के रूप में भी हम उनको देखते हैं। अ, मेरा मेरे पर्सनली कोई सीन्स अनुपम जी के साथ थे नहीं इसमें, क्योंकि हम दोनों अलग टाइमलाइन्स में हैं। लेकिन दादा के साथ एक सीन था मेरा, बस एक ही सीन था। हमको मतलब बस शुरू किया और ख़त्म हो गया, ऐसा हमारा एक सीन था। तो ताशकंद में हमने एक साथ काम किया था। ताशकंद में हमारे सीन्स थे, लेकिन कश्मीर फाइल्स में भी हमारे सीन्स नहीं थे एक साथ, और ना इसमें। तो वो क्या वजह है कि इतनी अच्छी ट्यूनिंग है दोनों के साथ, आपके और विवेक की, किनके साथ? मिथुन और अनुपम खेर के साथ? कैसी ट्यूनिंग है हमारी? नहीं नहीं, मैं ये बहुत। कह रहा हूँ कि वो क्या खास बात है उन दोनों एक्टर्स की बतौर एक्टर, जो आपको इतना जोड़ दिया उनसे? अ, आप देखिए, मतलब मिठुन दा की एक खास बात ये है कि उनके एक व्यक्ति के अंदर 3 व्यक्ति हैं रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक तो है डिस्को डांसर, दूसरा है एक सुपरस्टार जिन्होंने कई तरह की फ़िल्में की हैं और रोमांटिक हीरो वो रहे हैं, और पब्लिक फिगर हैं, अभी पॉलिटिक्स में भी हैं। उनका आर्क आप देखिए, वो एक ही स्टार्टेड ऑफ एज़ एन एक्टर, और अभी पॉलिटिक्स में वो कहाँ पहुँचे हैं। तो ये एक आर्क है उनका। फिर उन्होंने जो काम, जो जिसको एक्टिंग कहते हैं, स्टारडम नहीं, एक्टिंग की अगर बात करें, तो 3-3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं उनको। ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। दादा साहब फाल्के मिल चुका है उनको। तो वो मतलब ऐसे कोई एक्टर, इस लेवल का एक्टर अगर हमारी फ़िल्म करने को तैयार होते हैं, तो ये तो अ, हमारी खुशकिस्मती है। और एक
चूंकि हमने फिल्में बनाई है, दादा बहुत विवेक से प्यार भी करते हैं, तो इस फिल्म में दादा का एक कैरेक्टर है इसमें। तो हमने उनको बताया कि आपके ऊपर बेस्ड नहीं है फिल्म जैसे ताशकंद थी, लेकिन हम चाहते हैं आप इसमें करेंगे। तो कहता है बस इतना ही, मेरे को इतना ही सीन देगा क्या तू, ऐसे विवेक को कहा। तो विवेक ने कहा दादा मैंने ये रोल सिर्फ आपके लिए लिखा है, और अगर आप मना करेंगे इसको करने से तो मैं ये रोल फिल्म से ही निकाल दूंगा, क्योंकि ये मिथुन चक्रवर्ती के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो दादा ने स्क्रिप्ट पढ़ी और राजी हो गए एकदम से, और फिर हमें कहा कि आओ मिलने आओ। और हम जब गए तो वो किस तरह से वो रोल करने वाले थे, वो किस तरह से बात करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उन्होंने क्या सोचा है, हमको परफॉर्म करके दिखा रहे थे दादा। मतलब इस लेवल की डेडिकेशन कहाँ मिलती है आजकल आपको। आपको तो 20 मीटिंग्स लगती हैं एक्टर तक पहुंचने में आज, उनको सिर्फ स्टोरी सुनाने में, और यहाँ सामने से वो हमारे लिए अपने घर के अंदर परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि ये सीन मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, देख सही है कि नहीं पता मुझे। ठीक वैसे ही अनुपम जी के साथ खुद आए घर पे हमारे, मुझे कहा कि मैं आज डिनर पे आ रहा हूँ, और आए डिनर पे और मुझसे हमें कहने लगे कि मैं बस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, ये फिल्म बना रहे हैं आप, मैं कर रहा हूँ, कौन सा कैरेक्टर दे रहे हो इतना बता दो बस। तो हम भी हंसने लगे। हमने कहा कि हमने एक सोच रखा है, पर आप व्यस्त थे थोड़े, तो हमने कहा उसके कुछ दिनों बाद आपसे मिलते हैं। तो कहते नहीं मेरे अब भी कैरेक्टर बताओ कौन सा करना है। तो हमने उनके सामने 2 कैरेक्टर्स रखे, हमने कहा आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो उन्होंने गांधी का कैरेक्टर उठाया, कहा नहीं मैं ये करूंगा, और मैं इसके लिए देखो मैं क्या क्या करता हूँ। तो उन्होंने 1 साल से नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया, मीठा खाना छोड़ दिया, तो वो किसी अलग ही लेवल पे चले गए थे गांधी को पोर्ट्रे करने में। तो अब इस तरह की चीजें जब आपको मिलती हैं तो you feel so cherished and so humbled as filmmakers. तो अभी हम रिलीज की बात करें तो 5 सितंबर को रिलीज की सारी राहें, सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, तो हम माने कि 5 को रिलीज हो रही है। यही सोच के आगे बढ़ना चाहिए, अगर कहीं नहीं होती फिल्म रिलीज तो फिर देखा जाएगा, उसका कोई लीगल कोर्स होगा तो वो लिया जाएगा। जी, कोई आपकी प्लानिंग है कि यहाँ दिल्ली में आके भी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, उन्हें दिखाने की एक बार फिल्म को? नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुद होके टिकट ले और ये फिल्म देखें, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी फिल्म को प्रॉफिट मिले, क्योंकि ये एक ऐसे सत्य की बात है इस फिल्म में जहाँ हमने हजारों में भारतवासियों को खोया। जो डायरेक्ट एक्शन डे था उतना ब्रूटल था कि उस डायरेक्ट एक्शन के 2 दिन में 40,000 लोग मरे। उसको द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स नाम से न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे ये न्यूज छपी थी। ये फाइल्स ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म है, और एक इतना दर्दनाक सत्य हमने सामने लाने की कोशिश की है जो सबको सुनना चाहिए, सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो जिन लोगों ने अपनी जान खोई उस वक्त पे जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, आज आप और मैं, हम आज़ाद भारत में बैठे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम अपने राइट्स की बात करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी थी उस वक्त। तो उनकी याद में वो जो इनोसेंट्स, जिनको पता भी नहीं था कि ये लड़ाई क्या है, उसमें जो काटे गए, उसमें जो मर गए, कम से कम उनकी याद में हम अपने जीवन के 3 घंटे एक थिएटर में जाके तो बिता ही सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक श्रद्धांजलि के तौर पे लोग थिएटर में आए और स्मरण करें उन लोगों का कि जो आज हमारे साथ नहीं है। इनोसेंट लोग, बच्चे, औरतें, माएँ, जो उस वक्त पे काटी गई, जिनको मारा गया। अब ऐसे कई लोग फिल्म के रिलीज टाइमिंग को लेके भी सवाल उठाते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? अब मैं क्या करूं, आप बताइए, भारत में तो हमेशा इलेक्शन ही चलते रहते हैं, तो आप कहीं से भी कभी भी कोई भी आप फिल्म बनाएंगे तो कहेंगे इसके बाद वो इलेक्शन है। तो विवेक हमेशा यही तो कहते हैं कि इसके बाद तो बिहार इलेक्शन आने वाला है, तो हमें तो बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। और अगर हमने बंगाल इलेक्शन को दिमाग में रख के अगर ये फिल्म बनाई है तो हम अभी क्यों रिलीज कर रहे हैं बिहार इलेक्शन से पहले? तब तो हमको टाइमिंग के हिसाब से तो जान-फेब में ये फिल्म रिलीज करनी है, क्योंकि वो तो अप्रैल में है। तो देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, और हमें रिसर्च में भी तो समय लगा। हम इतना रिसर्च मतलब बिना सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए हम ये फिल्म नहीं बना सकते थे। इट वुड हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑन आवर पार्ट।
कहीं एक हमने कुछ एक पढ़ा या एक इंसिडेंट के बारे में, उसको हम फिल्म में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते जब जी। तक हम लोग वो 4, 5, 6 सोर्सेज से हम लोग उसको जब तक कोरॉबोरेट ना करें, क्योंकि एक आदमी का कुछ एक अपना वर्जन हो सकता है, हम वर्जन पे तो फिल्म नहीं बना सकते ना, हमको तो सत्य पे फिल्म बनानी है। तो जब हमारा पूरा हो गया रिसर्च, तभी हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में जाके हमने इसकी पिक्चराइजेशन स्क्रिप्ट की हमने शुरू की। जी। तो अब वो टाइमिंग ऐसे हो गई है, इसका हम क्या कर सकते हैं? आई मीन आई एम नॉट अ वेरी बिग प्रोड्यूसर वेयर आई कैन जी। थिंक कि अरे ये तो लोग ऐसा सोचेंगे, तो चलो बंगाल इलेक्शन के बाद हम करते हैं। मैं तो इंटरेस्ट में मेरा इतना पैसा निकल जाएगा उसमें, आई वोंट हैव मनी टू सर्वाइव आफ्टर दिस, यू नो। अब आप ये बताएं कि 5 सितंबर को ये रिलीज हो जाएगी, तो उसके बाद अब क्या तैयारी कर रहे हैं आप और विवेक? मैं फिलहाल तो विवेक को पूरी तरह से तैयार कर रही हूँ कि कुछ दिनों का ब्रेक लेंगे इसके बाद, क्योंकि जी। एक जो हमने एक प्रॉमिस किया था लोगों को, एक ट्रिलॉजी के रूप में हम जो पेश करेंगे, जी। हमारे 3 शेर जो हैं हमारे एम्ब्लेम के, राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू लाइफ, वो हमने कर दिए हैं। अब एक हम ब्रीदर ले सकते हैं, इसके बाद ऐसे नहीं कि काम रुक जाएगा, काम तो खैर चलता ही रहेगा जब तक जीवन है, लेकिन एक ब्रीदर तो लेना बहुत ज़रूरी है। और ये पिछले 14-15 साल से हम 13 साल से सॉरी, जो एक नॉन स्टॉप काम करते आ रहे हैं हम लोग, तो इसके बाद आई थिंक विवेक एटलीस्ट डिजर्व्स अ ब्रेक। तो हम सब घर वालों ने सोचा है कि इनको पकड़ के बिठा लेंगे कहीं घर में और कहीं निकलने नहीं देंगे ऑफिस में, तो फिलहाल तो यही प्लान है। बट ऑफ कोर्स रिसर्च इज ऑन फॉर अ कपल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। लेट्स सी अभी कौन सा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, किस तरह की फिल्में आगे करने की सोचते हैं हम। तो हमने उस विषय में अभी इतनी गहराई से सोचा नहीं है, बस रिसर्च तो शुरू कर दी है जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर। जी। पल्लवी जी, एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया, और आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स सर। Thank you very much. Please bless us. I think we need all the blessings at this time. जी।